एक जो जनादेश मोटे तौर पर 3 राज्यों में उभर कर सामने आया है वो भाजपा के खिलाफ है, भाजपा के विरोध में है और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खतरे की घंटी है भाजपा के लिए। राहुल गांधी जी का चुनाव नहीं था, ये चुनाव वहाँ के लोकल मुद्दों पर था और एक एंटी इनकम्बेंसी का डेफिनेटली हमें थोड़ा इन चुनावों का बहुत ज़्यादा असर लोकसभा में होगा ऐसा मैं नहीं मानता। कुछ कुछ सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी उम्मीदवारों के खिलाफ जरूर दिखाई देती थी। ये है लोगों के अंदर गुस्सा, और लोगों के अंदर गुस्सा जो है आज विकल्प जहां पर लोगों को नजर आया। कांग्रेस को जिताना नहीं चाहती थी जनता, लेकिन बीजेपी को जरूर सबक सिखाना चाहती थी, इशारा देना चाहती थी। ये लोकशाही का खेल अभूतपूर्व, कभी तुम भूतपूर्व कभी हम भूतपूर्व। नमस्कार, सचिन अरोड़ा यानी कि स्वागत है आप सबका। मैं हूं सचिन अरोड़ा। आज कांग्रेस के लिए अरसे बाद जश्न मनाने का दिन आया है। ताल ठोक के आज का दिन एक बड़ा सवाल, एक बड़ी कवरेज सुबह 6 बजे से आप लगातार देख रहे हैं। तो आखिरकार शाम होते होते, शाम ढलते ढलते एक लंबा दिन कांग्रेस के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान दे करके जा रहा है। 2019 के सेमीफाइनल में कांग्रेस की बंपर लॉटरी निकली है। बीजेपी से कांग्रेस ने 3 बड़े राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश छीन लिए। वैसे सुबह से मध्य प्रदेश का मुकाबला किसी वनडे मैच के रोमांचक मोड़ जैसा था। हर वक्त पर बाजी पलट रही थी, कभी कांग्रेस आगे थी, कभी बीजेपी आगे थी, लेकिन अंत में अब यही दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में भी जनता ने बीजेपी पर भरोसा नहीं दिखाया है। एक तरह से देखें तो मोदी राज में यह बीजेपी की पहली बड़ी शिकस्त है। ऐसे में बीजेपी नेता ये तक खुलकर कहने लगे हैं कि इन 3 राज्यों में बीजेपी वहां के चेहरों की वजह से हारी है। जनता इन चेहरों से नाराज थी और देश में मोदी लहर अब भी बरकरार है। लिहाजा आज की हमारी 1 घंटे की महाबहस भी इसी मुद्दे पर होगी। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि शाम के 5 बजे और 5 राज्यों के नतीजों से जुड़ी शाम 5 बजे तक की 5 बड़ी खबरें क्या है। तो तमाम 5 बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं। पहली बड़ी खबर है, मोदी राज में कांग्रेस ने पहली बार बीजेपी से सत्ता छीन ली है, जिसका जिक्र हम ये कहें कि यहां पर अगर लोकसभा का चुनाव होगा 2019 में तो इससे बड़ा टेक, इससे बड़ा मॉरल बूस्ट कांग्रेस के लिए नहीं हो सकता कि वो इतने बड़े राज्य अपनी झोली में लेकर के जाएगी। पंजाब के साथ कांग्रेस ने पहली बार बीजेपी के मुंह से कहीं ना कहीं बीजेपी के गढ़ से सत्ता छीनी है। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 3 बड़े राज्य, तीनों बड़े राज्य हार चुकी है बीजेपी, इस वक्त सत्ता से हटा दिया गया है। तीसरी खबर, मिजोरम हारने के साथ यहां पर कांग्रेस के लिए बुरी खबर है कि नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस का पूरे तरीके से सफाया हो गया है। वहीं चौथी बड़ी खबर, चौथी है कि तेलंगाना में टीआरएस का प्रचंड बहुमत है और सरकार टीआरएस की बनने जा रही है। तो यानी कि पहले डिसॉल्व कराना असेंबली को उनके लिए अच्छा साबित हुआ। 5वीं खबर, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के भीतर सीएम पद को लेकर घमासान है कि दोनों ही राज्यों में 2-2 चेहरे थे। अब ऐसे में दोनों चेहरों में घमासान शुरू हो गया है कि आखिरकार कौन होगा सीएम। तो हम बड़ी बहस करेंगे, बड़े सवाल होंगे। तो बहस किन मुद्दों पर होगी, हमारे आज के 5 बड़े सवाल क्या होने वाले हैं वो भी यहां पर देख लेते हैं। हमारे 5 बड़े सवाल हैं। सेमीफाइनल में हाथ का साथ है तो फाइनल में क्या मोदी का साथ देगी जनता। दूसरा, मुख्यमंत्रियों की खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, जो कि सुबह से हम ये वर्डिक्ट देख रहे थे। और तीसरा, ये 2019 में अपनी लहर के ही भरोसे पीएम मोदी जीतेंगे क्या। चौथा और बड़ा अहम सवाल, बीजेपी का गुरूर, अहंकार जनता ने क्या चकनाचूर कर दिया है।
और पांचवा मोदी मैजिक से राज्यों में कब तक बेड़ा पार होगा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करवा दें। संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। संबित, आपका स्वागत है बहुत बहुत। अमीक जमई हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अमीक जमई, स्टूडियो से आपका बहुत स्वागत है। सारा शाह हलीम है, जो कि ऑथर एक्टिविस्ट है, सुबह से हमारे साथ इस कवरेज में जुड़ी हुई है। सारा, आपका स्वागत है। अजय कुमार, जो कि स्पोक पर्सन है एलजेपी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टी आर रामचंद्रन सर, जो कि सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन हमारे साथ मौजूद है, रेजन एक्सपर्ट। शहजाद हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव और साथ ही साथ तड़ित प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद है। संबित पात्रा, ना नाग ना लपेट, बड़े राज्य, 3 बड़े राज्य आपके झोली से निकल चुके हैं। सीधा सीधा जनता का वर्डिक्ट सर यही है, मुख्यमंत्रियों की खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं। देखिए सचिन भाई, रिजल्ट मैं भी देख रहा हूं, सुबह से रिजल्ट देख रहा था। इसमें कोई दो मत नहीं है कि 3 बड़े राज्य, और ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य भी थे। कहीं ना कहीं जब नतीजे अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक कांटे की टक्कर चली थी और अब नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ये तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाती दिख रही है। इसमें 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात कि 15 वर्ष की एंटी इनकम्बेंसी छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में थी। 5 वर्ष की एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में थी। राजस्थान में एक चक्र चलता है, जो आप लोगों ने भी कहा था, हर 5 वर्ष में सरकार को बदलने का। मगर मध्य प्रदेश में टक्कर के साथ हमने वहाँ पर बाजी में डटे रहे हम वहाँ पर, और नतीजा आपने देखा है कि कांटे की टक्कर। और अभी आपने 2020 मैच भी कहा। एक तरह से मैं कहूँगा कि वहाँ कांग्रेस की जीत, ये भी ठीक है, जीत तो हुई, बधाई भी दूंगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। मगर हाँ, बिल्कुल, जो जीता वो सिकंदर, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं बधाई भी कांग्रेस को दूंगा, मगर इतना कहूंगा कि एक आकलन यह भी निकलता है कि कहीं ना कहीं प्रोएक्टिवली कांग्रेस लड़ी नहीं है। बीजेपी के हार से कांग्रेस को लाभ हुआ है। छत्तीसगढ़ में मैं इतना मानूंगा कि हम वहां बुरी तरह से हारे हैं, और राजस्थान में जहां पहले 20, 21, 22 सीटें हमें ओपिनियन पोल में मिल रहा था, वहां यदि हमें 72 सीट्स मिल रही है, जो अभी तक के रुझान में क्लियर हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा छलांग है। याद करिए, इससे पहले कांग्रेस वहां 21 सीट पर थी। मगर हाँ, इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। एंटी इनकम्बेंसी के कारण, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, और वहां जो लोकल फैक्टर्स के कारण हार हुए हैं, उन विषयों को स्टडी करने की आवश्यकता है। ठीक है संबित, मैं आपके पास वापस लौटूंगा और इस बहस को यहाँ स्टूडियो में लेकर के आऊंगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ 100 सेकंड में एक और ग्राफिक्स में दिखाना चाहता हूं, फिर उसके बाद इस बहस को खोलेंगे। 100 सेकंड में आज के नतीजों का अगर अखिल भारतीय मतलब निकाला जाए, तो अखिल भारतीय मतलब क्या कुछ हो सकता है। इस पूरे नतीजों को प्रोजेक्ट किया जाए अगर ऑल इंडिया मैप पर, नंबर 1, बीजेपी से लोग नाराज है लेकिन मोदी के खिलाफ गुस्सा नहीं है, ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, जो कि मध्य प्रदेश ये बता रहा है। छत्तीसगढ़ से हालांकि बीजेपी के खिलाफ बहुत गुस्सा यहां पर नजर आ रहा है। नंबर 2, कांग्रेस अजय समझी जाने वाली बीजेपी को हरा सकती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर यहां से उभर करके आया कि कम से कम कांग्रेस के अंदर ये दम आएगा कि हां, वो चाहे तो बीजेपी को उसी के गढ़ में घुसकर हरा सकती है। कांग्रेस मजबूत हुई है, और 2019 में क्या मोदी वर्सेस राहुल हो सकता है। ऑल इंडिया सिनेरियो कैस जीत का ये होने वाला है। इतने बड़े राज्यों के टेक के साथ अगर जाती है यहां पर कांग्रेस महागठबंधन में, और राहुल गांधी मोदी के खिलाफ महागठबंधन का चेहरा यहां से क्या बन सकते हैं, और बाकी पार्टियों को क्या ये मंजूर होगा, ये एक यहां पर बड़ा सवाल है। और राम मंदिर पर सरकार के ढुलमुल रवैये से लोग नाराज हैं। लोग ये कह रहे थे तो बीजेपी के जो आइडेंटिकल इश्यूज हैं, बीजेपी उनसे पीछे हटी है, इस कारण से लोगों में नाराजगी है। हिंदू हित की बात करने वाला ही 2019 में सत्ता हासिल करेगा, ये लोग कहीं ना कहीं कहते नजर आ रहे हैं कि हिंदुत्व की बात जो असल में पार्टी करती थी, अगर वो धोखा नहीं कर रही है तो उसके पास भी वोट नहीं रहेगा। माइनॉरिटी कार्ड नहीं चला है, ये हमने तेलंगाना से देख लिया। तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस जो हारी है, ये उसका सबसे बड़ा नैरेटिव है। वहीं राहुल गांधी के हिंदुत्व को हिंदी हार्टलैंड ने स्वीकार कर लिया है, यानी राहुल गांधी से भी बैर नहीं है। आपको यह समझना होगा कि अगर ये कहते हैं कि यहां पर फर्जी हिंदुत्व है, तो उसको लेकिन लोग स्वीकार कर रहे हैं। शिवराज और रमन सिंह का अति आत्मविश्वास बीजेपी के लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ है। वहीं 10वां, वसुंधरा से लोग नाराज थे लेकिन बीजेपी को खारिज नहीं किया है। आप ये जानिए, यहां पर बहुत बुरी स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद लोग नाराज नहीं थे। तहसीन पूनावाला, जिसका जिक्र मैंने किया संबित पात्रा से भी, कि मुख्यमंत्रियों की खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, अंत तक आते आते कम से कम इस पोजीशन पर भारतीय जनता पार्टी को वोटर लेकर के आए हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए एम्बैरेसमेंट ना हो। लेकिन मेरा यहां से नैरेटिव यह है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को क्या अति आत्मविश्वास का खमियाजा उठाना पड़ा है,
चेहरों का गुस्सा था, भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं सकी है, या फिर कड़े कदम का अभाव था, 2019 की आहट है? तहसीन पूनावाला। सबसे पहले मैं अपने मित्र संबित पात्रा को ढेर सारी बधाई देना चाहता। तो बहुत करीबी चुनाव हुआ तीनों राज्यों में, तीनों सूबों में जहां पर इनकी हुकूमत थी। लेकिन जब इस बात को मैं मानता हूं कि जब राजस्थान शहजाद और मैं गए थे भाई वर्सेस भाई को लेकर, वहां के जो एवरेज वोटर थे वो कहते थे कि हमें मुख्यमंत्री से बैर है। मोदी जो है अब भी आज भी सबसे पॉपुलर लीडर है हिंदुस्तान में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कोर एजेंडा से हट गई है। कोर एजेंडा था 15 लाख नौकरियां 15 लाख रुपए देना, 2 करोड़ नौकरियां देना। इन मुद्दों से हटकर वो इन मुद्दों पर देश को भटकाने की कोशिश कर रही है, देश को बांटने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं जो यूथ वोटर जो मोदी जी का समर्थक है, आज भी मोदी जी पर विश्वास रखता है, मैं इससे मुंह नहीं मोड़ूंगा, वो कहीं ना कहीं मोदी जी से नाराज है। तो कोर्स करेक्शन की भारतीय जनता पार्टी को बहुत जरूरत है। अब इन सारे मुद्दों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को विकास के मुद्दों पर आना चाहिए। विकास के मुद्दों से वह भटक गए हैं। संबित पात्रा, 3 दिन तक लगातार डट रहे थे शहजाद, उसके बाद आपके पास आता हूं। 3 दिन तक लगातार शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि मैं सबसे बड़ा सर्वे हूं, मैं सबसे बड़ा सिलेक्टर हूं, आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको बताऊंगा। सर, ये विश्वास नहीं है, अति आत्मविश्वास था। वही रमन सिंह कितने आश्वस्त थे सर, जब आपको मालूम था अंडर करंट, आप खुद ही कह रहे थे सुबह की 15 से 20 सीट थी। देखिए हम राजस्थान में कहां तक पहुंचे, राजस्थान में 70 तक पहुंच गए। जब आपको लग रहा था तो सर ये कोर्स कनेक्शन क्यों नहीं किया जा सकता था? इस अति आत्मविश्वास वाले चेहरों को क्यों नहीं हटाया जा सकता था, अगर ये चीज यहां पर फिर नहीं देखने को मिलती? देखिए, 2 चीज़ें हैं सचिन भाई। एक बात तो है कि जहाँ तक शिवराज सिंह चौहान जी का सवाल है, यहाँ पे आपके एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, वो भी मानेंगे कि मध्य प्रदेश में हाँ एंटी इनकम्बेंसी जरूर था, मगर व्यक्तिगत रूप से शिवराज जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं था। बहुत सारे ऐसे मंत्री थे और बहुत सारे ऐसे विधायक थे जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था। मेरे ख्याल से 60-70 टिकट्स तो बदले गए, मुझे लगता है। और कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी आपके चैनल पे सुबह कहा है, ज़्यादा टिकट अगर बदले जाते शायद तो उसका परिणाम कुछ और होता। बहरहाल वैसा हुआ नहीं, और ये इंट्रोस्पेक्शन जरूर भारतीय जनता पार्टी करेगी। दूसरी बात, आपने ये पूछा कि रमन सिंह जी का, देखिए मैं मानता हूं इन तीनों राज्यों में अगर सबसे बुरी हार कहीं हुई है तो वो छत्तीसगढ़ में हुआ है। पार्टी इसकी समीक्षा अवश्य करेगी। समीक्षा के पश्चात जो भी नतीजे आएंगे उसको लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है संबित पात्रा, इस वक्त फारूक अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पर आपका। आज बेहद अहम दिन, हालांकि दोपहर तक विधानसभा चुनाव में तस्वीर साफ हो जाती है, लेकिन शाम तक आते आते सर सबसे बड़ा टेक ये है, हिंदी हार्टलैंड के 3 बड़े स्टेट मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने गंवा दिए हैं, कांग्रेस ने यहां पर वापसी की है। सर, आप इन चुनावों को, इन 5 राज्यों के नतीजों को कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि देश में एक तब्दीली आ रही है और बहुत अच्छी तब्दीली आ रही है, क्योंकि जिस तरह से इस देश की हालत है, वो किसानों की देखिए, वो उनकी देखिए जो बेकार नौजवान बच्चे हैं, उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी की हालत देखिए, डीमोनेटाइजेशन से क्या हुआ, जीडीपी से देखिए क्या हुआ, यहाँ तक कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस्तीफा भी दे दिया। तो ये सब हालत हमारे देश के लोग देख रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि अगर इस चीज़ को हमने ठीक करना है तो देश में एक तब्दीली लानी है। इन 3 स्टेट्स ने दिखा दिया कि वो तब्दीली आने वाली है और 2019 कोई केक वॉक नहीं होगा। अगर ये समझते थे कि हम लोग जिस तरह से इनने कोशिश की भगवान राम के नाम को बेचने की, 4 साल 4.5 साल तो इनको भगवान राम याद नहीं आए, और जो ही चुनाव आया तो भगवान राम के नाम पे इन्हें शोर करना शुरू। आपको लगता है कि इनको भगवान राम का श्राप लग गया? जानते हैं, क्योंकि चुनावी मैनिफेस्टो में तो था सर, मंदिर तक बाहर नहीं आ पाया, 4.5 साल का। बिल्कुल लग गया, बिल्कुल लग गया। क्योंकि देखिए, भगवान राम विश्व के राम है, वो सिर्फ हमारे ही राम नहीं है, वो विश्व के राम है। और जिस तरह से इन्हें विश्व के राम को इस्तेमाल करने की कोशिश की, हमारे भगवान राम ने इनको जवाब दे दिया। पर लेकिन ये भी कह रहे थे ना, क्या करते, अध्यादेश लाएंगे तो विपक्ष नहीं मानेगा, ले भी आए तो मामला कोर्ट में है, तो फिर हमारे ऊपर सवाल उठेंगे। करते क्या ना करते, मरना पड़ा। देखिए, कोर्ट में है, मगर 4.5 साल से इन्हें शोर क्यों नहीं किया? मुझे ये तो बताएं
क्यों ये चीज इनको सिर्फ इलेक्शन के वक्त में याद आई? आखिरकार हिंदुस्तानी तो ये पूछना चाहेगा ना कि वो अच्छे दिन कहां गए जिसकी हमें उम्मीद थी? कहां है वो अच्छे दिन? फारूक साहब, यहां से इसीलिए चीज भारत में तब्दीली आई। आप लग रहे हैं फारूक साहब, आपको लग रहा है कि ये जो वोट है ये तब्दीली के लिए वोट है, ये 2019 की तब्दीली के लिए वोट है, या फिर असेंबली इलेक्शंस को, लोकल इश्यूज को 2019 से रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं देखा जा सकता? यहां पर कहीं ना कहीं ऐसी समझ आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी अंत में जब तेज प्रचार के लिए जा रहे हैं, प्रचार वो कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, उसका फायदा बीजेपी को हो रहा है, लेकिन लोकल फैक्टर से वो हारी है, मोदी के खिलाफ गुस्सा नहीं है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर 3 बड़े प्रांत इनसे हाथों से जा रहे हैं तो वो सिर्फ लोकल हालात पे नहीं जा रहे हैं, वो सारे देश की हालत देख के लोग देख रहे हैं। आज आप हिंदुस्तानी को इतना बेवकूफ़ मत समझिए। आज वो हिंदुस्तानी अपने हक को समझता है और भारत को बनाने की बात भी समझता है कि भारत कैसे बनेगा, कैसे भारत आगे चलेगा, वो जानता है। यहां से आप क्या राजनीति का बदलाव देखते हैं अगले 3 महीने तक? ये 3 बड़े हिंदी हार्टलैंड बीजेपी से कांग्रेस का छीन लेना, राहुल गांधी का आपको लगता है कि यहां से कद जो है बड़ा है, बढ़ेगा, और एक ऐसे नेता के रूप में कद आ सकता है कि 2019 में मोदी वर्सेस राहुल गांधी? देखिए, 2019 ज्यादा दूर नहीं है, बहुत चंद महीनों में इलेक्शन हो जाएगा, और ये हम समझ के बैठे कि क्योंकि ये 3 प्रांत जीत लिए तो देश को जीत लेंगे, उस गलतफहमी में भी हमें नहीं रहना है। हमें ये समझ के चलना है कि हमने हर घर में पहुंचना है, हर घर में उनको बताना है देश की स्थिति क्या है और इसको अच्छा कैसे किया जा सकता है, और वो वादे करो जो तुम पूरे कर सकोगे। ये नहीं कि 15 लाख आपके बैंक में होगा। ये मत कहो कि 2 करोड़ जवानों को हम नौकरियां दे देंगे, किसानों की हालत बेहतर बनाएंगे, उद्योगपतियों को हम बहुत आगे चलाएंगे। वो वादे करो जिन वादों से सचमुच आप देश को मजबूत कर सकते हो। और एक बात और कहूँगा, जो भी हुकूमत आए उन्हें विच हंटिंग नहीं करनी चाहिए। CBI, IB, इन चीज़ों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने देश बनाना है, हम सब ने देश बनाना है। हमने सिर्फ मुकदमे नहीं चलाने हैं जो खिलाफ है हमारे। ये बात याद रखना चाहिए। इस देश को बनाना है तो इसको जो जीतते हैं उन्होंने भी बनाना है, और जो हार गए हैं उनको भी बनाना है। हमने उनको भी साथ चलाना है, तब ये देश आगे बढ़ेगा और मजबूत देश बनेगा। फारूक अब्दुल्ला साहब, ये तो आप भी मान रहे होंगे, इससे इत्तेफाक रखेंगे कि जो घायल है वो जो है और ज़्यादा शातिर तरीके से वार करता है। अब ऐसे में आपको लगता है कि यहाँ पर बेहतर मैनेजमेंट के साथ अगर 2019 में बीजेपी उतरेगी तो जनता अगर ये देख रही है कि उसे अगर चेंज मिला तो वो चेंज के साथ जा सकती है, तो उस चेंज के तौर पर आप लोगों को भी, भले वो महागठबंधन हो, भले वो तमाम पार्टियों का गठबंधन हो, कांग्रेस के वगैरह में वो जो भी हो, आप लोगों को भी एक प्रारूप, एक विकल्प जनता के सामने रखना पड़ेगा। और आप मानते हैं कि उसका चेहरा राहुल गांधी अभी हो सकते हैं? देखिए, चेहरा कौन होगा वो वक्त बताएगा, मगर हम सब ने इकट्ठे काम करना है, इकट्ठे इसको मजबूत करना है। एक राहुल गांधी साहब ही इस देश को मजबूत नहीं कर सकेंगे, सब ने मजबूत करना है। और कौन आएगा कल, वो वक्त तय करेगा। लेकिन इतना वक्त है नहीं ना फारूक साहब। फैसला होगा कौन इस देश को चलाएगा। मैंने कहा फारूक साहब, इतना वक्त लगता है आपको कि है? क्या लगता है? इतना वक्त लगता है? आपने कहा कि ना आने वाला वक्त बताएगा कि कौन चेहरा होगा। आपको लगता है कि इस वक्त इतना वैक्यूम है या इतना वक्त है कि बिना चेहरे के एक विकल्प को चुन सके जनता? चेहरा भी आ जाएगा, आप क्यों घबराते हैं? 3-4 महीनों में आप देखें, एक 1.5 महीने में आपके सामने चेहरा भी आ जाएगा, कुछ दिनों में। घबराइए मत, चेहरों की कमी नहीं है।
लेकिन राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी दावेदारी तो पेश की है ना सर, वतन को अगर 3 बनाना बड़े है- स्टेट बीजेपी से लेकर के और बीजेपी को ये एहसास और कांग्रेस को ये एहसास दिलवा करके कि हां बीजेपी को हराया जा सकता है। मैं नहीं समझता हूं कि बीजेपी को हराना ही सिर्फ नहीं है, देश को बनाना भी जरूरी है। ये मत सोचिए कि सिर्फ हम इनको हराएंगे और उससे देश बन जाएगा। हमने वो चीजें आगे रखनी है लोगों के सामने, किस तरह से हम देश को आगे ले जाएंगे, कौन से मुद्दे हम लोग लेंगे और उन पे अमल करेंगे, उन पे काम करेंगे। अच्छा, एक अंतिम जिससे सवाल सब कुछ फारूक हर एक अब्दुल्ला के साहब की, अगर ये लिए विकल्प आता है एक बड़े चेहरे के एक तौर पर नई फारूक अब्दुल्ला सोच- उसकी अगुवाई कर सकते हैं, अगर उनसे इल्तिजा की जाए तो कि आइए नेतृत्व कीजिए। फारूक अब्दुल्ला एक सिपाही है और सिपाही का काम है आगे चलना, मेहनत करना। बहुत बहुत सिपाही शुक्रिया ये फारूक नहीं अब्दुल्ला सोचता साहब कि मैं अफसर बनूंगा, हमसे नहीं, जुड़ने वो के ये लिए, सोचता है बेबाकी कि से मैंने- अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम रुक करेंगे हैदराबाद का असदुद्दीन ओवैसी। When I was telling you from last 30 days that TRS would form a government, I had told you in our private conversations that this is going to happen. Many of my journalist friends were very skeptical. In fact, some of them even laughed at my face. But this has proven to be true. This has come true because people of Telangana have solely backed TRS, and they know that here you have a leader who has not only delivered, but this verdict is for K. Chandrasekhar Rao to take this forward. And I hope that Chandrasekhar Rao realizes, KCR realizes that he should not now limit himself to Telangana only. ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, हालांकि वो पहले जीत का दावा कर रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी सरकार होती मैं उसका समर्थन करूंगा, टीआरएस का समर्थन करूंगा, लेकिन इस वक्त किसी की नौबत नहीं आई। पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि फारूक अब्दुल्ला से हमारी बातचीत चल रही थी। लेकिन एक बड़ी चीज संबित पात्रा, आप समझते हैं फारूक अब्दुल्ला जो कह करके गए, उसके बाद मैं इस डिबेट को यहां से ओपन करता हूं, उस पर कमेंट लूंगा, वो ये कि एक तो यहां पर जनता साफ तौर पर बता रही है सर कि यहां मुख्यमंत्रियों की हार है। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी अंत वक्त पर जाते हैं तो आपकी सीटें बढ़ती हैं, आपको एम्बेरस होने से बचाते हैं। सेकेंडली, जब मैं फारूक अब्दुल्ला से पूछता हूं कि चेहरा कौन है, राहुल गांधी होंगे, सीधे तौर पर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि एक सिपाही की तरह लड़ेंगे, वो सिपाही की तरह। यही हम कांग्रेस से पूछते रहे कि मध्य प्रदेश में कौन है चेहरा, राजस्थान में कौन है चेहरा, छत्तीसगढ़ में कौन है चेहरा, कोई चेहरा नहीं था। वो कहते रहे आप एक बार जीतने दीजिए, जनता का मन देखिए। सर, ये बिगुल फूंक दिया है, क्या बीजेपी उसे पढ़ पा रही है? देखिए सचिन जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जब चुनाव होते हैं और जब नतीजे आते हैं, जो जीतता है उसको बधाई भी देनी चाहिए। और चुनाव चैलेंजेस और प्रिपेयर्डनेस इन दोनों के विषय में होते हैं। हर चुनाव से एक चुनौती सामने आती है। भारतीय जनता पार्टी आज हिंदी हार्टलैंड में से 3 राज्य जहां पे उनकी खुद की सरकार थी, हम हारे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए एक चुनौती भी है। इस चुनौती को स्वीकार करना, इसमें से प्रिपेयर्डनेस लेना और प्रिपेयर्ड होकर 2019 के मैदान में उतरना। मगर मैं 2018 के इन 5 राज्यों को चुनाव को 2019 के चुनाव से मिला के नहीं देखता। इसके भी 2 कारण हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी के विषय में हमने बात किया, दूसरा आपने खुद कहा कि मोदी से बैर नहीं, और जितने भी चैनल हैं इंक्लूडिंग योर ओन चैनल, इन सभी चैनल से इन राज्यों में सर्वे किए। सर्वे के आधार से मालूम किया कि अगर लोकसभा में वोट करना है इन राज्यों का तो उनका वोटिंग पैटर्न बहुत अलग रहेगा। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनने के लिए अलग तरीके से वोट करेंगे। हाँ, प्रिपेयर्ड हम जरूर रहेंगे, नए रणनीति के साथ लड़ेंगे, मगर यहाँ से मैं डिबेट ओपन करता हूं के साथ लड़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से डिबेट ओपन करता हूं। अमीक जमाई, मुझे एक बात बताइए कि सामने वाला आदमी अगर ये जानता है कि प्रधानमंत्री की इतनी रैली करने से, जब मुख्यमंत्री के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, जब मैं 104 तक पहुंचा दे रहा हूं, अपनी पार्टी को 70 तक पहुंचा दे रहा हूं, कि वो कैसी डबल मेहनत के साथ लड़ेगा, ऐसे में जब आप बिना चेहरे के उतरेंगे, एक सिपाही की भांति, आपको लगता है कि इस एंटी इनकम्बेंसी जो कि सिर्फ और सिर्फ राज्यों तक सीमित थी, केंद्र में उसका सामना कर पाएंगे? अमीक जमाई, आपने ये कोई सर्वे है कि जिसमें मुख्यमंत्री फ्लॉप को बताया जा रहा है, पीएम को हिट बताया जा रहा है? सर, ये आप देख नहीं रहे हैं इसका? मैंने कहा दिख रहा है, ये तो आपका निर्णय है। लेट मी रिस्पॉन्ड। आपका निर्णय है, ये कहां दिख रहा है कि मोदी हिट हुए हैं?
मोदी हारे हैं, 3 राज्यों में हारे हो। सर एक बात बताइए, टॉप मंत्री आपके हारे हैं, ये तो सर मीडिया टॉप का मंत्री इंटरप्रिटेशन आपके है। हारे हैं, नहीं, दिस इज योर इंटरप्रिटेशन। मुझे एक बात बताइए, इसका 3 राज्यों में हारे हो, 3। सर आप अपना नैरेटिव अपने पास तीन रखते हैं, राज्यों में पत्रकार हारे होने हैं, के सर। नाते मैं ठीक है अमित जमाई मुझे मौका देंगे बोलने का? ठीक है अमित एक एक करके बोलिए, बहस खराब करने की जरूरत ठीक नहीं है बोलिए। 170 मीटिंग वजीर आजम ने, अमित शाह जी ने, अब पेट्रोल छिड़कने में मास्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने की इन राज्यों में। उन राज्यों पे जहां जहां गए हैं आप निकाल लो, हम 1 घंटा आपके मीटिंग में हैं इस प्रोग्राम में। सर 14 वहां पर राज्यों में प्रधानमंत्री तो आप क्यों कहेंगे मुख्यमंत्री? पूरी बात बोल दीजिए। मैं उसी आपको तो हम सुनेंगे ही, हमको जिसलिए बुलाएं सुनिए। 170 मीटिंग जो वजीर आजम ने और योगी जी ने की है, वहां पर भाजपा बुरी तरीके से हारी है, और खासकर योगी आदित्यनाथ जी। हमें लोग उनसे ये बताना चाहते हैं योगी जी से कि उत्तर प्रदेश में किसान, एससी, ओबीसी, उसके फेक इनकाउंटर्स, गन्ना का किसान लोगों का फसल नहीं, उनका दाम नहीं दिया गया, और ये शख्स हमारे वजीर आला देश में जाकर पूरा देश को हमारे जला रहे हैं, फूंक रहे हैं। हमारे यूपी देश के लोगों को हिंदू मुस्लिम किसका धर्म का क्या जाति है, किसका भगवान का क्या जाति है, देश ने रिजेक्ट किया है, फिर भी 70 कैसे दे रहा है? अगर मैं कह रहा हूं मैं सर वो वोटर को रिजेक्ट किया है, 104 117 2 प्रधानमंत्री को रिजेक्ट किया है, जी कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस को वोट था? हिंदी हार्टलैंड अगर पूरा का पूरा वाइप आउट हुआ है, डज इट नॉट गिव यू द मैसेज दैट मोदी इज अ फेलियर नाउ, ही इज नो मोर अ फेस? आप कैसे कंक्लूड कर रहे हैं कि मोदी अभी भी हैं? और सिर्फ ये तो आपको बताता हूं, पीएम के पतन का समय है, ये हो चुका है। सर अगर मोदी की शुरुआत है, मोदी नहीं है तो 104 सीटें, आप कह रहे हैं कि मोदी की पॉलिसी नहीं है तो 104। पहले तो ये चीखना बंद कर दे, चीखने की कोई जरूरत नहीं, एक एक आदमी बोलेगा तो सबको सुनाई देगा। 18 सचिन जी खुद कह रहे थे ना कि इतने तक समझदारी है, आपने देखा प्रधानमंत्री उसके बाद पाकिस्तान आया, नीच आया, सर 100 तक 80 तक 100 तक टच करके बीजेपी जा रही है। अब फिर भी अगर सचिन जी कितने अचरज की बात है, सचिन अचरज की बात है। राजस्थान खुद थे, मुझे बात बताइए शहजाद, मैं बोलूंगा पर ये देखो कितना चीख चिल्ला रहे हैं ये लोग। सचिन जी सर ऐसे कैसे डिबेट हो सकती है, इतना चीखा चिल्ली कैसे? ये बताना चाहता हूं जितनी होर्डिंग लगी है उसमें पीएम का सर इन तीनों का मिला के आपका ये कहना है कि नहीं ठीक है, इनका ये कहना है कि पीएम फ्लॉप है, इस कारण से सरकारें गिर गई। तीनों का मिला के उनका स्टेक नहीं है तीनों राज्यों में, 4-5 राज्यों में, तो जितना चीख रहे हैं ना इनको बोलो कि कम से कम अपनी सीटों के हिसाब से चीखे। अब दूसरी बात, मुझे 3 बात कम से कम अपनी, अब जेएनयू के कैंटीन में बैठ के राजनीति करोगे पूरे देश के लिए, ये थोड़ी ना चलेगा। श्रीवास्तव जी आज वामपंथी त्रिपुरा में नहीं बचे, ना बंगाल में बचे, ना नॉर्थ कोरिया में सिर्फ बचे हैं, और पूरे देश के लिए आज एक सेकंड अमीक जमई आज आपके साथ साइकिल पे सवारी करने वाले जीते हैं, जिसने आपको हराया था, जिसके कारण से आप हारे थे या साथ हारे थे, वो एक अलग बात है, उनकी जीत का जश्न मनाइए सर। होंगे आपके आने वाले दिन के होंगे सर रिश्तेदार, मैं कह रहा हूं मोस्ट वेलकम। मैं आ रहा हूं वापस, एक सेकंड अमीक जमई मैं आता हूं ना, मैं एक पॉइंट यहां से रिबटल ले लूंगा, मैं रिबटल लूंगा सर, ठीक है मैं रिबटल लूंगा। की हालत खराब है यार, अनुराग भदौरिया ना बने कोई यहाँ पे। मैं अभी सबसे 3 बातें अपनी स्पष्ट करना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया ना बने, 3 बातें हुई हैं। एक बात यह है कि बीजेपी के लिए कोर्स करेक्शन लेने की जरूरत बिल्कुल है। ये नहीं है कि आप इग्नोर कर दोगे, आप एकदम खुशफहमी में रहोगे कि भाई आज जो हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हिंदी हार्टलैंड में नुकसान हुआ है, पर जितना वोट शेयर का अंतर है, और हमारे साथ एक्सपर्ट भी है, उतना नहीं है जितना कि कांग्रेस कर सकती थी। मतलब कांग्रेस ने कैपिटलाइज नहीं किया। इसका मतलब यह है कि क्या फैक्टर रहा? फैक्टर यह था कि अमित शाह की चाणक्य नीति ने और मोदी के ब्रांड वैल्यू ने जो बैर मुख्यमंत्रियों से था उसको मोदी के लिए खैर नहीं में तब्दील नहीं होने दिया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी तो अब एक बीजेपी के लिए एक चीज स्पष्ट हो चुकी है कि मोदी 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 ही है। ना अब उनके पास रमन सिंह बचा, ना उनके पास शिवराज बचा, ना कोई और मुख्यमंत्री बचा, बाकी के उनके नेशनल नेता भी लगभग रिटायर हो चुके हैं। मोदी ही एक विकल्प है अब बीजेपी के पास। ये नैरेटिव आंकड़ा क्लियर कर दूं, मैं आपके बाबा एक थोड़ा सा आंकड़ा क्लियर कर दूं। तड़ित प्रकाश, जब मैं ये कहता हूं कि मुख्यमंत्रियों की खैर नहीं, 14-15 कैबिनेट मिनिस्टर हार रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जिन बेल्ट्स में बाद में अपनी दौरा कर रहे हैं 70 तक वहां पर राजस्थान पहुंच रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, मैं वोटिंग परसेंटेज आप ठीक है, आप काउंटर कर दीजिएगा ना। ठीक है तड़ित प्रकाश, एक तो मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है
प्रधानमंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सेकंड, ये कैसे आंकड़े उसका तब्दील कर रहे हैं। और थर्डली, अब ये कहना कि 2019 का ये पूरा रिफ्लेक्शन है कि एंटी मोदी वेव खत्म हो चुकी पूरे तरीके से, क्या ये प्रीमेच्योर है कहना? क्या कहते हैं आपके आंकड़े? देखिए, आप कुछ हद तक सही हैं। राजस्थान की बात कर लें, एक स्टेट बाय स्टेट समझ में आएगा। राजस्थान में जो मेवाड़ रीजन है, उस जोन में आखिर में बीजेपी ने थोड़ी अपनी बढ़त बनाई। क्यों बढ़ाई? कहीं ना कहीं मोदी का जब कैंपेन शुरू हुआ, उसके बाद लोगों से, जो हम लोगों ने भी, कई सारे रिपोर्टर्स गए, कई सारे हमारे सेवियर्स घूमते थे, बातें करते थे कि क्या आपका आकलन, कहते थे नहीं, ये राज्य सरकार तो नहीं चाहिए, कैंपेन हो गया, सब कुछ हो गया, मोदी आ गया। लेकिन ये बंदा सही बातें करता है, तो इसके लिए हम सोचेंगे। लेकिन फिलहाल हमें इस सरकार को बदलना है, तो बदल के दिया। दूसरी चीज़ साथ में, जब पिछले चुनाव को देखिए, उसके पीछे के चुनाव को देखिए, राजस्थान में जब बदलाव हुआ है, बहुत तेज़ी में ज़्यादा बदलाव हुआ है। तो लास्ट टाइम भी बीजेपी की 150 से ज़्यादा सीटें थी, 163 ऐसे। इस बार जब कांग्रेस वापस आती है, तो वो भी 100 से 102 के आंकड़े के बीच अभी घूम रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को आपने पूरा 50 से नीचे लाके छोड़ दिया है, ठीक है। ऐसे ही राजस्थान, मध्य प्रदेश में आप आइए, मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है अभी भी। बहुत सारी सीटें 37 वोटों से, 47 वोटों से, 100 वोटों से हार जीत अभी हो रही है। अभी जो रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, अभी रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। अभी तक वो एक लीडिंग चल रही थी, कौन कितना लीड कर रहा है। चंद्र, उसके बाद आता हूं मैं उसी खेमे में आ रहा हूं। रामचंद्र साहब, क्या है ये कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस टू अर्ली है यहाँ पर? कभी 2019 को देखना या करना, या फिर किसी तरीके का नैरेटिव दोनों तरफ के लिए बना लेना, भले वो बीजेपी के लिए हो कि यहाँ पर अभी मोदी वेव तो चल रही है। क्योंकि फिर दूसरी बात होगी, अभी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप अपना स्टेट लूज कर रहे हैं, तो आप कितना जो है ओवर एक्सपोज करेंगे, कितनी उनकी रैलियां रखेंगे 2019 तक? क्या लोग नहीं ज्यादा उकता जाएंगे? सेकंड, उसमें यह है कि क्या इतनी संजीवनी दे देता है यहाँ पर विपक्ष को महागठबंधन के रूप में कि उनको लग रहा है 2019 बस अब आ गए? बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात तो है दो चीज़ें। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की इनविंसिबिलिटी इलेक्शंस में बिल्कुल ख़त्म हो गई है, चुकना बिल्कुल ख़त्म। दूसरी बात यह है कि अगर मोदी साहब जाके पर्सनली, जहाँ भी, इससे पहले की बात कर रहा हूँ, जाके वो कैंपेन करते थे, तो वो श्योर शॉट हिट था और वोट्स उनकी तरफ आते थे। तो मोदी साहब की इनविंसिबिलिटी हस्टिंग्स पे ख़त्म। दूसरी बात यह है कि जो पॉलिसीज इन्होंने अपने आप बीजेपी के लिए दर्शाया है, वो जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं और देहात में, वो एक्सेप्ट नहीं हुई हैं। और ये बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि परसेंटेजेस जब आएंगी तो पता चलेगा, बट उनको जो वोट्स मिलने चाहिए थी बैकवर्ड एरिया से, उनको नहीं मिली हैं। तीसरी बात यह है कि अब क्या ये इसी पॉलिसी को लेके आगे बढ़ेंगे कि नहीं? इन पे इंट्रोस्पेक्शन, जैसे इन्होंने कहा, इंट्रोस्पेक्शन वो जरूर करेंगे। एग्जैक्टली। ये एक बड़ा डेंट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये मत भूलें आप, उनको जो सीटें अपने आप में बीजेपी को मेजॉरिटी पहली बार 2014 में लोकसभा में मिला, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कंट्रीब्यूशन हिंदी हार्टलैंड की, उसमें से 3 स्टेट्स अब उनके हाथ से गए। अब ये मान के तो चलें हम कि उनकी इनविंसिबिलिटी खत्म होने की वजह से बाकी स्टेट्स में भी वल्नरेबिलिटी है। तो आखिरकार मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक तरफा नहीं जाता, ये दूसरी तरफ पे भी है। कांग्रेस हैज गॉट अ बिग शॉट इन इट्स आर्म। अब कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि कैसे वो आगे चलते हैं, क्या उनके प्रोग्राम्स रहेंगे। पर एक बात जो उन्होंने स्पष्ट की और जो मायने रखता है, वो ये है कि महागठबंधन से पहले वो कांग्रेस अपने आप में हर राज्य में जहां वो एक दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन बना सकते हैं, जो एडवांटेजेस हो सकता है वो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से गठबंधन के साथ, ठीक है, यहाँ से तो हार गई है चुनाव। मैं ये ठीक है, योगी फैक्टर भी नहीं चला, मैं कह रहा हूँ मोदी फैक्टर भी नहीं चला, यहाँ से चुनाव ही हार गए। और मैं कह रहा हूँ यहाँ से आगे की राह था, यहाँ से आगे की राह जो महागठबंधन है उसकी जो स्ट्रेटजी है, वो सामने वाला तो अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा। आपको आगे के गठबंधन की स्ट्रेटजी फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ बोली, और 29-30 नवंबर को जो किसानों की रैली रामलीला मैदान में हुई है, वहां पे राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के लोग, बसपा के लोग, कम्युनिस्टों के लोग, जो सारे इकट्ठा हुए थे, 10 लाख फार्मर के साथ मार्च किया था। और सुबह आपके चैनल पे मैं जब आपने पूछा था कि ये मिठाई जो लड्डू बन रहे हैं राजस्थान में कौन खाएगा, तो मैंने कहा था ये मिठाइयां किसान खाएंगे। ये मोदी साहब की हार है, और इनको हरवाया है किसानों ने। लेबर लॉज हटा रहे हो, फैक्ट्री का एक एक वर्कर पूरे देश में उनको हरवाएगा। वही नैरेटिव आ जाता है ना सारा। और सारे सारी पार्टियां एक जो नेता का जहां फाइट है, कहना चाहते हैं, एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि हराना चाहते हैं, एक सेकंड संबित, अगर हराना चाहते हैं तो मैं तो यही कह रहा हूं कि आप वोटर मुझे फिर कंफ्यूज कर नजर आ रहा है। अगर उसे उखाड़ ही फेंकना आपकी पॉलिसीज को, वो बिल्कुल उखाड़ फेंकेगा, आपको 50 तक ले आएगा, आपको 20 तक ले आएगा। वो आपको सत्ता के दरवाजे तक ला करके क्यों छोड़ दे रहा है? फिर देखिए, एक बात याद रखिए,
जहाँ तक ये उखाड़ फांक फेंकने वाली नीति है कि किसान नाराज है, नौजवान नाराज है, जो कि कांग्रेस के लोग या वामपंथ लोग कह रहे हैं, अगर इस प्रकार की कोई नाराजगी होती तो तीनों राज्यों में जिस प्रकार छत्तीसगढ़ का नतीजा रहा है उसी प्रकार का नतीजा मध्य प्रदेश में भी रहता और राजस्थान में भी रहता। वो भी आएगा मगर ठीक 2019 उसके में, विपरीत जिस प्रकार से श्रीवास्तव जी एक सेकंड, सारा शालीम देंगे इसको जी, एक सेकंड देखिए एक सेकंड, एक संबित बात पूरी कर लें फिर सारा शालीम। देखिए शायरा जी, मैं कंप्लीट कर लूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की कांटे की टक्कर दो बड़े राज्यों में रहा है, वो इतना कहता है कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण राज्य के सरकारों को तो नाकार दिया है जनता ने वहां, मैं इसको स्वीकार भी करता हूं, मगर केंद्र की सरकार और मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की विश्वसनीयता को बनाए रखा है जनता ने वहां के, वो स्पष्ट इन नतीजों में दर्शाता है, झलकता है। और मैं इतना आपको लेफ्ट की सीटें गिनवा दीजिए, कितने आपके कितनी सीटों पर जीत हुई है? 5 श्रीवास्तव जी अगर मैं बीच में रोकता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ठीक है मैं अमित जमाई का कम से कम जिक्र करूं तो बनता भी है कि यहाँ पर ठीक है अखिलेश यादव कह रहे थे उत्तर प्रदेश से जाएगा सर, कम से कम वो सीटों के हिसाब से तो मैं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को 5 राज्यों से ये कह रहे हैं कि आप बोलते हो 300 सीट वालों की तरह। ठीक है ना सर, नहीं सर, ये गलत बात है। सचिन जी, अगर इस तरीके से जो पार्टी जिसका स्टेक है सबसे ज्यादा उसको बोलने नहीं दिया जाएगा, ये जनता की आवाज नहीं है। इनका क्या स्टेक है 5 स्टेट्स में? अगर ये बोलने नहीं देंगे ठीक है, बीच में कोई नहीं, ठीक है इनको बोलिए कि अपने साइज के हिसाब से विचार नहीं बोला करें। 30 सेकंड श्रीवास्तव जी बीच में मत बोलिएगा, 30 सेकंड सारा शालीम। ठीक है, उसके बाद देखिए ठीक है, अजय कुमार काफी देर से बैठे हुए, अजय कुमार भी काफी देर से बैठे हुए, सारा शालीम 30 सेकंड कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। संबित जी, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में बड़े बड़े उद्योगपति भी उनका समर्थन रहा है और इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिए कि भाई हमारे बीजेपी के लीडर्स दे फेसेस आर प्लास्टर्ड ऑल ओवर द सिटी। अभी आप समझिए, एक मिनट आपने आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लेफ्ट पार्टी जीत गई है। अगर तहसीन पूनावाला बोले तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, वो कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं। आप क्यों वकालत करनी पड़ती है? मैं बोल दूंगा ना, तहसीन बोलेंगे तो फिर आपको सायरा की भी वकालत करनी पड़ती है, फिर आपको संजना गगलानी की भी वकालत करनी पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूं, अमित जमाई इतने शानदार वकील हैं, 10 seconds. Give me 10 seconds, संबित जी। मैं ये कह रही हूँ, देखिए समस्याएं क्या हैं देश के सामने। बेरोजगारी, सांप्रदायिकता का जो राजनीति चल रहा है, टारगेटेड वायलेंस चल रही है, ये आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान में टारगेटेड वायलेंस चल रही है। और आर्थिक स्थिति देख लीजिए, बिल्कुल नहीं। हमारे किसानों का समझ लीजिए, टारगेटेड वायलेंस नहीं हो रहा। ये हार्टलैंड में जो हार है ना, ये हार्टलैंड में जो हार है वो आगे जाके 2019 की एक चुनौती है और आगे अपना आप सुधार कर लीजिए, कोर्स करेक्शन कर लीजिए, हिंदुस्तान के लिए बेहतरी होगी। अगर कोई राजनीतिक विकास की राजनीति से हटके क्या ये वोटर का संदेश है? बात यह है, आप लोग समझ लिए, जो गलतियां आप लोगों ने कही वसुंधरा राजे हो, आपके योगी जी देख लीजिए, इतनी स्पाइटफुल, इतनी हेट्रेड कि जो देते हैं भाषण के भैया दंगे हो जाएंगे, इस तरह के वो भाषण देते हैं। उनको आप लोग एक करेक्ट करिए, एक कोना करिए, उनको किनारे करिए। जो लोग लीडर जो इस तरह की नफरत फैलाते हैं उनको किनारे करिए और आप लोग नीतियों पे इलेक्शन लड़िए। अगर लड़ना है 2019, अगर आपको कुछ कह सकता हूँ, ठीक है बोलिए संबित भाई, आप हो या नहीं समझ में नहीं आ रहा। मैं जवाब दे दूं जरा शायरा शाह हलीम जी का। अगर आप मेरी बात भी सुन ले, दोनों चीजों का जवाब दे दे भाई। तो संबित, जहां पर भी हम गए थे, एक चीज तो है संबित कि जो हमारे वजीर आजम है ये बेहद पॉपुलर है, लेकिन संबित भाई बात ये होती है कि जब भी हम बात करते हैं राम मंदिर की, हम बात करते हैं उन मुद्दों की, जो जनता है, आवाम है, ये कहती इन मुद्दों को छोड़कर आप विकास की बात करें, आप डेवलपमेंट की बात करें। कहीं ना कहीं संबित जो कह रही थी सारा शालीम जी, वो बहुत ज़रूरी, बेहद ज़रूरी है। आप लोग विकास के मुद्दे से पूरी तरह से भटक गए हो। आप लोग बात करते हो पाकिस्तान की, यहाँ बात करना है हिंदुस्तान के संविधान की, आप बात करते हो हिंदू मुसलमान की, यहाँ बात करना है इंसान की, आप बात करते हो ताज की, हम चाहते हैं बात करें आप आज की। तो कहीं ना कहीं अगर इससे मैसेज ले तो जमहूरियत और भी ताकतवर होगी। एंड थैंक यू संबित, व्यक्तिगत तौर से इसलिए क्योंकि जो भाजपा के प्रवक्ता है, इन्होंने राहुल गांधी को जिस तरह से सिंपैथी लाकर दिए, इसकी वजह से मैं समझता हूं आज राहुल गांधी फाइनल्स में वापस पहुंच गए हैं। तो थैंक यू संबित। बोलिए संबित। थैंक यू। देखिए, मुझे तो एक आश्चर्य है कि हम राहुल गांधी को सिंपैथी देंगे तब राहुल गांधी नेता बन जाएंगे, मगर राहुल गांधी के कद को बड़ा करने के लिए
हमारी आवश्यकता है, आप ये मानते हैं, तो आपने राहुल गांधी जी के कद को बहुत छोटा करके आंका है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जहां तक चुनाव में हार जीत का सवाल है, मैंने भी इस चुनाव को बड़े नज़दीक से देखा है, आप सबने देखा होगा। देखिए, बड़ा लोकलाइज चुनाव था, बहुत ही लोकलाइज चुनाव था, और मैं अगर सही मायने में कहूं तो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे थे, एक सेकंड में आपको राज्य की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका हम सब सम्मान करते हैं। जनता जनार्दन ने कांग्रेस के पक्ष में समर्थन दिया, उनके लिए बधाई देता हूं कांग्रेस पार्टी को, और जनता को किए गए वायदे को निभाने के लिए कांग्रेस पार्टी को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं कि जो वादा उन्होंने किया है उसको निभाएं। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया, और मुझे 15 साल इस छत्तीसगढ़ की सेवा करने का अवसर मिला। इसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, और इसके लिए प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो बेस्ट हो सकता था उसको करने का काम हमने किया, और छत्तीसगढ़ के आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, उन नीतियों का क्रियान्वयन करने का अवसर मिला। यह चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए इस हार की नैतिक जवाबदारी मैं स्वयं लेता हूं कि जब हम 3 बार चुनाव जीते थे, उस चुनाव जीतने की मुख्यमंत्री के नाते मुझे क्रेडिट मिला था, तो आज यदि हम चुनाव हारे हैं तो उसकी नैतिक जवाबदारी भी डॉक्टर रमन लेता है, और इसके लिए मैं जवाबदार हूं। इसके साथ ही साथ हम अपनी विपक्ष की एक सशक्त भूमिका, जो हम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ मिलकर 5 साल एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, 15 साल जो हमने काम किया, अब एक नई भूमिका में उतने ही प्रखरता से, उतनी मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने का जो अवसर मिलेगा उस पर हम छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करेंगे। और सभी को मैं इस अवसर पर, जिन्होंने इस पूरे मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया, और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की जनता का जितना प्रेम, जितना सहयोग, जितना समर्थन मिला, मैं जीवन भर काम करता रहूँगा, तो उस ऋण से मैं उड़ नहीं हो सकता। सर, 15 साल का डेवलपमेंट मॉडल लेकर आप लोगों के बीच पहुंचे थे, आखिर चूक कहाँ रह गई? कुछ इसकी समीक्षा पार्टी ने इसका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका एनालिसिस हम लोग बैठ के पार्टी के अंदर बैठेंगे। जो हमारे इलेक्शन कैंपेनिंग में जितने लोग लगे थे, जितने हमारे वरिष्ठ लोग हैं, संगठन के लोग हैं, सरकार में जो लोग थे, सबके साथ बैठेंगे और इसकी चर्चा करेंगे कि कमी रही तो कहाँ रही और उसको आगे कैसे हम ठीक करें। आपने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि डबल एंटी इनकम्बेंसी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसी की वजह से राज्य सरकार का चुनाव होता है, राज्य सरकार की नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, राज्य सरकार के कार्यक्रम के आधार पर लड़ा जाता है। इसलिए राज्य सरकार अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ी, अपने घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ते हैं। इसमें ये कोई दिल्ली का चुनाव नहीं, दिल्ली का चुनाव 2019 को होगा, फिर उतनी ही मजबूती से हम लड़ेंगे। सर, कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या ज्यादा अट्रैक्टिव रहा? घोषणा पत्र को लेकर हर समय बात आई थी। अब क्या विषय था, इसके लिए आज सारी बातों का एनालिसिस मैं नहीं कर सकता। तो एक और ब्रेकिंग खबर आ रही, वो ये आ रही कि मध्य प्रदेश में सीएम की जो रेस चल रही है उसमें कमलनाथ सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ रमन सिंह ने अपने आप को बिल्कुल ही किनारा किया केंद्र से, कहा कि देखिए राज्य सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन इसमें अजय कुमार साहब के 4.5 साल तो वो गोल्डन पीरियड था जिसमें मोदी सरकार पूर्ण बहुमत में थी और बीजेपी के साथ। अगर उस 4.5 साल में 18 पर बीजेपी को खुद पहुंचा देती वहां की जनता, तो जो एनडीए के पार्टनर्स हैं 2019 के लिए, क्या इसे एक संदेश समझ रहे हैं, फेसिंग द ट्यून है, या आपको अभी भी लगता है कि नहीं सिर्फ अभी राज्य का मामला रहने दीजिए? नहीं, बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमको अगर एनालिसिस करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में आखिर भाजपा की हार क्यों हुई। वो हार तो इसलिए हुई मेरी तरफ में, मेरी नज़र में उसके 2 बड़े कारण थे कि ग्रास रूट पे जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था उस 15 साल में उसमें हीली हवाली आ गई थी, वो मजबूत नहीं रह सका जो रमन सिंह पहले 5 साल में। वही तो केंद्र के लिए भी कहा जा सकता है ना। फिर नहीं, ये राज्य का विषय है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल ग्रास रूट एडमिनिस्ट्रेशन, जनता तक चीज़ों को पहुँचाना। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात रही कि सेंटर ने MSP रेट्स अनाउंस तो किए, ये बिहार में भी हो रहा है, लेकिन MSP रेट्स किसानों तक नहीं पहुंच पाया समय तक, तो ये तो राज्य की जिम्मेवारी हुई। और जो तो ये 2 बड़े कारण मैं छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में मानता हूँ। लेकिन एक बात जो ये कह रहे हैं, फारूक साहब को सुन लिया। देखिए, यहाँ पे जो तीनों राज्य थे, ये तीनों डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में थे, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, पहली बात। और दूसरी बात है कि बीजेपी बहुत बड़ी अपने तमाम चीज़ उसके खिलाफ था जिससे वो चुनाव लड़ रही थी। 15 साल का इनकम्बेंसी फैक्टर,
और कांग्रेस अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, अच्छा परफॉर्मेंस किया, बधाई के पात्र हैं। लेकिन अब जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश, वहां कांग्रेस इज नॉट ए फोर्स, और कांग्रेस तेलंगाना में भी फोर्स नहीं थी, तो आपने देख लिया क्या हुआ। सर वो तो बहुत हो जाएगी ना, जब बीएसपी एसपी अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो यहाँ से तो कम से कम आप 2 सीट देंगे, तो इसमें फिर राहुल गांधी, सर वो दोनों तो मिलकर वोट काट देंगे ना। क्या पूछ लीजिए कितनी सीट देंगे सर, अब तो कांग्रेस का स्टेक बढ़ेगा। सीट देंगे आप अभी बढ़ा देंगे कुछ। एक बात मैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट यहीं से शुरू हो गया। नंबर पूछे सर। नहीं वो तो ऑलरेडी उन्होंने सबसे पहले मेरे ख्याल से क्लियर किया, एसपी ने बीएसपी ने साथ मिलकर कम से कम बीजेपी के साथ नहीं है। ऑफिशियल प्रवक्ता है भाजपा के, वो पूछे तो जवाब दूं। क्यों पॉलिटिकल एनालिसिस न्यूट्रल बात करें। अरे भाई मैं लोगों जनशक्ति पार्टी का पूछ रहा हूं, मैं इंडिया का जवाब दे देंगे, एक जवाब देंगे। एक बात निश्चित कर देता हूं आपको, देश के प्रधानमंत्री आखिरी बार प्रधानमंत्री हैं, आखिरी बार सांसद है। चलिए प्रधानमंत्री बदलने वाले हैं, और जो अगले, अरे हमको बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए ना। प्रधानमंत्री इस देश की 125 करोड़ आवाम है, हमारे वजीर आजम हर उस भूखे आदमी जिसको आपने नौकरी का वादा किया, हमारे वजीर आजम एक सेकंड मेरे पास वक्त इतना ही है। सर देखिए हमने बीच में बहुत अच्छे से डिबेट की, लास्ट में भिंडी बाजार नहीं बनाते हैं, बहुत अच्छे से डिबेट की, लास्ट में भिंडी बाजार नहीं बनाते हैं। 2019 तक ना जाने फिर क्या हाल होगा, 2019 तक ना जाने फिर क्या हाल होगा, भिंडी बाजार नहीं बनाते। 10 सेकंड उसके बाद संबित लास्ट कमेंट। ये प्रधानमंत्री को धमकी नहीं है कि आप आखिरी बार बनोगे, ये पाकिस्तान की भाषा नहीं है। देश का प्रधानमंत्री लास्ट कमेंट संबित पात्रा 10 सेकंड क्लोजिंग। देखिए हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, और मुझे लगता है यह जो सेंटेंस अभी कहा गया अमीक भाई द्वारा कि प्रधानमंत्री सांसद भी नहीं रहेंगे, मुझे लगता है ये अहंकार की बोली है। आपको लगता है प्रकाश करात बन जाएंगे प्रधानमंत्री देश का, आपको लगता है सीताराम येचुरी बन जाएंगे देश के प्रधानमंत्री, तो ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश से होंगे, ये तय है। ये कैसी क्यों जो भी होंगे क्या यहाँ से तो चर्चा की शुरुआत हुई है, हमें क्लैरिटी चाहिए, लगाइए वो मैच शुरू हो चुका है साहब। अगले 3 महीने तक दिन रात उठते बैठते इसी तरीके की चर्चा होनी है, और 2019 तक आपको मालूम पड़ेगा कि देश में आखिरकार राजनीतिक पारा किस गति से चढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।